हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ मृदाओं के बारे में समझा है और आज हमारी नेक्स्ट मृदा है और वह है लेटराइट मृदा। इस मृदा के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। तो हमारा टॉपिक है लेटराइट मृदा। देखें आप, लेटराइट मृदा। ठीक, इस लेटराइट मृदा के बारे में हम लोगों को समझना है। तो इसके बारे में आप ये समझें कि यह मृदा का पहले हम लोग क्षेत्र देख लें कि यह क्षेत्र कहाँ है। तो ये छिंदवाड़ा बालाघाट क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र छिंदवाड़ा और बालाघाट। ठीक, अब जैसा कि नया जिला बना है उस जिले में भी ये पाई जाएगी। तो इस तरह करके आप जो है तो उसे आगे बढ़ा लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे इन चीज़ों को। तो विशेषकर इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। अब इस मृदा में एक चीज आपको समझना है कि एक तो यह मृदा लैटिन शब्द लेटर से बना हुआ है। इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यह लैटिन शब्द लेटर से बना है। ठीक, लैटिन शब्द लेटर से बना है। अब इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। इस चीज को आपको उपयोग करना है। ये शब्द आपको याद होने चाहिए। मतलब कि यह एक प्रकार से कैसी है? प्रवृत्ति में कठोर मृदा है। दूसरी बात, यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहां 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो अब याद करें कि हम लोग जो पढ़ रहे थे तो किस क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में कहाँ वर्षा होती है ज़्यादा। अब आप हो सकता है कि पहुंच जाएं पचमढ़ी में। अब वहाँ पर्वतीय मृदा है, काली का ही पर्वतीय रूप है वो। तो वहाँ वो मृदा इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही। अब उसके पास के क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्षा का जो वितरण है तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर वर्षा कम होती है। वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी। लेकिन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा कम होगी। ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, ऐसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को पढ़ा है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम आते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में परिवर्तन बढ़ेगा, यानी कि इधर कमतर होने लगे। तो इस तरह करके हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। एक एक चीज़ों को अलग अलग तरह से समझा हुआ है। ये ऋतु के अनुसार टेम्परेचर में भी इसके बदलाव होता है, वैसे ही इसमें वर्षा का भी अंतर होता है। ठीक, तो इन चीज़ों को हमने समझा। तो उसी बेस पर जिन क्षेत्रों में, तो यहाँ ये इस क्षेत्र में आपको पाए जाएंगे। ठीक, इसीलिए हमने उधर लिखा भी है, ग्राफ जो बनाए थे। तो उस ग्राफ को अगर आप लोगों को याद हो तो उस ग्राफ में भी हम लोगों ने चर्चाएं की हुई हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें बनी हुई। ठीक, तो इतनी बातें पहले आपको याद रखना। सेकेंड बात कि पहली क्लास को याद करें कि जब हम कह रहे थे कि ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में वो जो तत्व है, क्षारीय तत्व नीचे की तरफ चले जाते हैं, जिसे हमने लीचिंग शब्द नाम दिया था, अपक्षय नाम दिया था। उसी अपक्षय की प्रक्रिया से इसमें एक प्रक्रिया होती है लेटराइजेशन। तो इस लेटराइजेशन की प्रक्रिया से इस मृदा का निर्माण होता है। तो लेटराइट मृदा का जो निर्माण है, इसका निर्माण कैसे होता है? लेटराइजेशन से। लेटराइजेशन की प्रक्रिया से इस मृदा का निर्माण होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इस मृदा में इन कारणों से ये मृदा बनी। तो इसमें एक तो याद रखें कि ये कहाँ पाई जाएगी? ज़्यादा टोपीकरण में पाई जाती है, जैसे पर्वतों की टोपी में। हमने पहले बताया कि किन क्षेत्रों में है। तो ये एक तो टोपी के रूप में भी पाई जाएगी। भाई जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी वहीं ये मृदा बन जाएगी।
लेटराइजेशन की प्रक्रिया हुई और उन्हीं क्षेत्रों में ये मृदा बन जाती है। ठीक सिवनी तक क्षेत्र में भी ये चली जाएगी, तो वो पूरा जो बेल्ट है उधर का, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, पांडुर्ना है, इन सभी बेल्ट में आपको ये मृदा पाई जाएगी। अब ये मृदा में अगर हम तत्व की बात करें कि किन तत्वों का अभाव है और कौन से तत्व अधिक हैं, तो तत्व तो लिखें आप कमी और प्रधानता। तो प्रधानता में आपको मिलेगा आयरन, एल्यूमिनियम, ऐसे ही पोटास की मात्रा भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इसमें कमी कौन सी है, तो एक तो सिलिका की कमी है, तो बताया था। दूसरा क्षारीय तत्व, क्षारीय तत्वों की कमी पाई जाएगी। ठीक, कैल्शियम, पोटेशियम, इन तत्वों की जो है तो इसमें कमी पाई जाएगी। तो इस तरह आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किन तत्वों की प्रधानता है, किन तत्वों की कमी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। और कितने वर्षा वाले क्षेत्र में है ये भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इन पॉइंट्स को आपको याद रखने। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपको पूछी जाएगी कृषि, कि इसमें कृषि कौन सी की जाती है, तो आप लिख लें कृषि। कृषि में जैसे कॉफ़ी, क्योंकि हमने कहा कि ये पर्वतों की टोपियों में भी पाई जाती हैं, पर्वतों की टोपी में पाई जाती है। ठीक, टोपी के रूप में पाई जाती हैं। तो अब यहाँ कॉफ़ी, नेक्स्ट लिखें चाय, नेक्स्ट लिखें मसाले इत्यादि जो है तो पाए जाते हैं। ठीक, ये बातें आपको याद रखनी, लेकिन याद रखना निच्छालन की प्रक्रिया आपसे पूछा जाएगा कि निच्छालन प्रक्रिया किस में होती है, तो ये लेटेराइट प्रक्रिया में ही, लेटेराइजेशन ही है। ठीक, ये पॉइंट जरूर याद रखना आप लोग, क्योंकि उधर हमने रॉक्स के बताया है, यहाँ निच्छालन बता रहे हैं। सॉरी, ठीक है, तो ये बात पॉइंट आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट मृदा की तरफ चलते हैं, और हमारी अब नेक्स्ट मृदा बची है मिश्रित मृदा के बारे में हमें समझना है कि आखिरकार मिश्रित मृदा। ठीक है, तो लिखें आप मिश्रित मृदा। ठीक, मिक्स्ड सॉइल। तो इसमें हमने कहा था कि कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, वहां लिखा भी थे हमने काली, लाल और पीली। ठीक, मृदा के बीच के क्षेत्र, बीच के क्षेत्र को हम लोग इसी बीच के क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना। अब इसका क्षेत्र अगर बात करें कि ये मिश्रित मृदा आखिरकार किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आपका जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, इन क्षेत्र में भी ये मृदा पाई जाती है। तो किधर, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये मृदा आपको मिलेगी। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। दूसरा, इस मृदा में कमी किन की है, तो फॉस्फेट लिखे, नाइट्रोजन लिखे, कार्बनिक पदार्थ लिखे, इन तत्वों की कमी होती है। तो कमी किसकी किसकी हमने बताई आपको, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक, ऐसे ही लिखें आप फॉस्फेट, है ना,
नेक्स्ट कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, इनकी आपको कमी मिलेगी एक बात। अब इनमें अगर हम बात करें कि कृषि किसकी होती है, तो कृषि इसमें मोटे अनाज की कृषि की जाती है, क्योंकि अब ज़्यादा उत्पादन नहीं है, तो कृषि में कृषि मोटे अनाज, ठीक, मोटे अनाज जिन्हें हम श्री अन्न भी बोलते हैं, है ना, मोटे अनाजों में जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इनका लिखिए अगर हम ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी कृषि की जाती है। तो सामान्यतः यही चीजें आपको याद रखनी है इन मृदाओं के बारे में। लेकिन इन मृदाओं में कुछ समस्याएं हैं जिन्हें अपर्दन बोलते हैं, ठीक। तो प्रश्न आता है अपर्दन से, तो मृदा की समस्याएं, ठीक है, क्या है, मृदा की समस्याएं मतलब मृदा अपर्दन। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि मृदा एक समाप्त संसाधन है जो खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनता। अब इसका यह मतलब नहीं कि कभी नहीं बनेगा, आपके जीवन काल में तो मृदा बनेगी ही नहीं। तो अब उस मृदा से आप कैसे लाभ ले पाओगे? हमने बताया था कि कैसे, किन किन चरणों में कितना टाइम होता है, इसको कैसे कैसे टूट टूट के बनती है, एक रॉक से कैसे परिवर्तित होती है, किन किन तत्वों से मिलकर बनती है, तो कितना लंबा पीरियड होता है मृदा को बनने के लिए, इसलिए वो समाप्त है, संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल जो है, तो क्या है, सोर्स है। तो इस वजह से ये मृदा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हमें संरक्षण भी करना होता है। तो इसके कई रूप होते हैं मृदा के अपर्दन के। तो जल के अपर्दन हम बता दें आपको कि जल अपर्दन होते हैं। तो जल अपर्दन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा, जल अपर्दन। और इस जल अपर्दन में 3 टाइप के अपर्दन आपको देखने को मिलते हैं। मेनली आपको लिखने हैं परत अपर्दन, परत अपर्दन होता है जो ऊपर का अपर्दित हो जाता है, सरिता अपर्दन, सरिता अपर्दन, और एक होता है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। तो इस तरह के कई अपर्दन होते हैं आपको मृदा में देखने को मिलते हैं। तो यही होते हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना होता है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है तो प्रश्न में, अभी तक के प्रश्नों में इसी को पूछा गया है, अवनालिका अपर्दन क्या है। तो इसे हम लोगों ने समझा हुआ है, जब मध्य प्रदेश का फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि अवनालिका अपर्दन क्या है। वहाँ हमने कुछ अपर्दन के और टाइप भी बताए थे कि रील अपर्दन क्या है, सीट अपर्दन क्या है ना, रेवाइन क्या है। तो इस तरह हमने इनके अलग जो है तो आपको पॉइंट बताए थे, कई वहाँ हमने टाइप किए हैं इनके। तो उस क्लास को आप देख लेंगे। तो यहाँ हम लोग इतना ज़्यादा इन डेप्थ अब इनके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे। तो बस आपको यही याद रखना है कि मृदा अपर्दन के इन 3 कारणों को आप याद रखें, जो कि मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमने पहले भी बताया था कि कैसे मृदा इंपॉर्टेंट होती है। अब मृदा अपर्दन हुआ तो मृदा संरक्षण से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भैया अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट है मृदा का संरक्षण, मृदा का हमें संरक्षण कैसे करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, पेड़ लगाएं, सिंपल सी बात है उर्वरक का उपयोग कम करें, सिंपल सी बात है झूम खेती मत करो, ठीक, सिंपल सी बात है आप जैविक खेती को बढ़ावा दो, कीटनाशकों का प्रयोग कम करो। ऐसे ही पशुचारण चीज़ें बहुत सारी इसमें जो तो आपको फिर पॉइंट्स मिलते हैं मृदा के संरक्षण के लिए। तो जैसा कि हम लोग बहुत इन डेप्थ यहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और ना ही हमारी मेंस की टॉपिक, और ना ही हम लोग मेंस की क्लास कर रहे हैं, हम लोग प्री के समझते हुए चल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक आप लोग इस क्लास का एंजॉय करें और ये बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। और आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें, आपको ज़रूर समाधान किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।